हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे के सारे प्यारे बच्चे, ऑल द फ्यूचर डॉक्टर्स एंड ऑल द ब्रेव वॉरियर्स। हाउ इज एवरीवन डूइंग? आई अंडरस्टैंड प्रेशर का टाइम है, लेकिन एक ब्रॉड माइंड के साथ बिल्कुल चिल होके एक अच्छी सी सांस भरो एंड बी रेडी कि मैं जो भी पढ़ूंगा मुझे समझ में आएगा एंड आई विल गेट माई सीट इन द मेडिकल कॉलेज डेफिनेटली। तो इस नोट के साथ स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इस चैप्टर की जब हम बात करते हैं तो इस चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी ने बहुत ही सारी इंफॉर्मेशन लोड करी है। आपका प्लांट किंगडम और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एग्जांपल एक तरफ, इस चैप्टर का डेटा अपने एक तरफ। जब हम इस चैप्टर को देखना स्टार्ट करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो हमारी अर्थ पे जितनी डाइवर्सिटी है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे फंजाई हो, चाहे प्रोटिस्टा हो, सबको एक साथ हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो इट इज द कंप्लीट वैरायटी ऑफ लिविंग फॉर्म्स। अब एनसीईआरटी ने कहा है कि इस टर्म को फेमस करने का काम किया था एडवर्ड विल्सन ने। हमारे पास हमने बोल दिया डाइवर्सिटी है, हमने बोला लिविंग्स की डाइवर्सिटी है। अब लिविंग्स में डाइवर्सिटी कितनी हो सकती है? तुम और अपना भाई बहन देख लो, तुम भी तो दिखने में थोड़े से डिफरेंट हो। तुम और तुम्हारा कोई कजन ले लो, तुम भी डिफरेंट हो। तो जब तुम्हारे घर में इतना वेरिएशन है तो पूरी अर्थ पे कितने सारे लेवल्स पे वेरिएशन होता है। तो पहला लेवल है हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी। एक स्पीशीज है लेकिन उसमें जेनेटिक लेवल पर बहुत सारे वेरिएशन है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम उत्तर प्रदेश में हो, वहां पे आम की खेती हो रही है। अब सेम वैरायटी का मैंगो किसी एक के खेत का बहुत अच्छा होगा, किसी दूसरे के खेत का थोड़ा कम अच्छा होगा। आम आम है, आम में मान लो वैरायटी है उसका दशहरी आम, लेकिन वो दशहरी आम किसी एक जगह का बहुत अच्छा होगा, वही दशहरी आम दूसरी जगह का कम अच्छा होगा। तो एक ही स्पीशीज में जेनेटिक लेवल का वेरिएशन। इंडिया में 50,000 से ज्यादा चावल, 1,000 से ज्यादा मैंगो की वैरायटीज हैं। तो स्पीशीज तो सेम है लेकिन उन स्पीशीज के अंदर वैरायटीज इतनी सारी हैं। एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया है रोवुल्फिया वोमिटोरिया का। हिमालयन प्लांट है, इसमें से एक कंपाउंड निकलता है रेसिपाइन नाम का। अब हिमालय के किस रीजन से आपने ये पौधा निकाला है, उसके हिसाब से रेसिपाइन की कंसंट्रेशन और उसका इफेक्टिवनेस दोनों वेरी करता है। कितनी बार ऐसा होता है कि आपको सरदर्द हुआ, आपने एक दवा खाई, उस दवा से सरदर्द ठीक नहीं होता, लेकिन दूसरे कंपनी की सेम कंपाउंड की आप दवा खाते हो, उससे जल्दी आपको असर पड़ता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि चीजों की इफेक्टिवनेस चेंज होती है। तो ये है जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये एक स्पीशीज के अंदर की डाइवर्सिटी है। फिर आपको पता है स्पीशीज की खुद की कितनी वैरायटी होती है, तो उससे हम कहते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। ये डाइवर्सिटी स्पीशीज के लेवल की है। अगर आप वेस्टर्न घाट्स को ईस्टर्न घाट से कंपेयर करो, अब यहां पे तुम अपने स्कूल के बचपन की ज्योग्राफी को मिस करोगे। बचपन की ज्योग्राफी में ज्योग्राफी टीचर्स ने पढ़ाया था कि इंडिया में वेस्टर्न घाट्स क्या है, इंडिया में ईस्टर्न घाट्स क्या है। तो जो वेस्टर्न घाट वाला इंडिया का एरिया है, वहां पे एम्फीबियंस की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दी ईस्टर्न घाट्स। तो ये हो गई स्पीशीज लेवल की डाइवर्सिटी। अब आपको ये भी पता है कि कितने सारे वैरायटी के आपके पास इकोसिस्टम्स हो सकते हैं, बायोम्स हो सकते हैं। तुम इंडिया में हो, इंडिया में तुम बिल्कुल नॉर्थ में कश्मीर चले जाओ तो तुम्हें बिल्कुल कोल्ड टेम्परेट फॉरेस्ट मिल जाएंगे। वहीं पर तुम उत्तराखंड हिमाचल में थोड़ा आओ तो तुम्हें कॉनिफेरस फॉरेस्ट के साथ ग्रासलैंड्स मिल जाएंगे। तुम लद्दाख चले जाओ तो कोल्ड डेजर्ट, तुम राजस्थान चले जाओ तो हॉट डेजर्ट मिल जाएंगे। तुम केरला साइड चले जाओ, मेघालय वाली साइड चले जाओ तो तुम्हें करेक्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिल जाएगा। अगर तुम सेंट्रल रीजन में हो इंडिया के, तुम्हें डेसिडुअस फॉरेस्ट मिल जाएंगे। तुम इंडिया में कोस्टल एरिया में हो तो मरीन इकोसिस्टम मिल जाएगा। तुम वेस्ट बंगाल चले जाओ, सुंदरबंस डेल्टा में मैंग्रोव इकोसिस्टम मिल जाएगा। तो इंडिया के अंदर कितनी वैरायटी है इकोसिस्टम्स की। अगर तुम नॉर्वे चले जाओ, डेनमार्क, नॉर्वे, बिल्कुल नॉर्थ की तरफ चले जाओ, वहां पे इतनी डाइवर्सिटीज नहीं है। वहां तो आपके पास आर्कटिक रीजन के आसपास है तो आर्कटिक एल्पाइन टुंड्रा रीजन मिल जाएगा, या फिर थोड़ा सा कोस्टल एरिया है वो मिल जाएगा।
तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हम कहते हैं इकोसिस्टम लेवल वाली डाइवर्सिटी, इसी को हम कहते हैं कम्युनिटी लेवल वाली डाइवर्सिटी। तो इन्होंने कंपेयर किया है कि अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो डेजर्ट, मैंग्रोव, रेन फॉरेस्ट, कोरल रीफ, वेटलैंड, एस्टुअरी, एल्पाइन सब कुछ है इंडिया के पास। लेकिन वहीं पे नॉर्वे से कंपेयर करो, स्कैंडिनेविया एक किंगडम हुआ करता था जिससे बट के, स्कैंडिनेविया से बट के आपके डेनमार्क, आपका नॉर्वे, ये सब ग्रीनलैंड, ये सब स्कैंडिनेवियन रीजन्स हुआ करते थे, तो वहां से सारे अलग हुए हैं। तो इंडिया का कंपैरिजन अगर आप नॉर्वे से करते हो तो इंडिया में कम्युनिटीज बहुत ज्यादा हैं, इंडिया में आपके इकोसिस्टम्स बहुत ज्यादा हैं एज कंपेयर टू नॉर्वे। तो ये सारी लिविंग्स की डाइवर्सिटी है, सेम स्पीशीज के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ स्पीशीज एंड डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम्स। अगर हम IUCN की बात करते हैं तो आपके पास 1.7 से 1.8 मिलियन नॉन डाइवर्सिटी है। यह आपको पता है कि भाई ये है, इसकी टैक्सोनॉमी कर ली है साइंटिस्ट ने। इसमें से रफली 75% एंड रफली 22% प्लांट्स हैं, 70% एनिमल्स हैं, ठीक है। और इन एनिमल्स के अंदर भी रफली 70% सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स हैं। तो ये डेटा आता है कि प्लांट्स आर अराउंड 0.5 मिलियन, 5 लाख स्पीशीज हैं, एंड एनिमल्स आर रफली they are roughly around 1.2 million, 12 लाख टाइप के एनिमल्स हैं। उस 12 लाख में से 70% आर इंसेक्ट्स। अब एक साइंटिस्ट हैं हमारे रॉबर्ट मे की बात अगर हम माने तो ग्लोबल डाइवर्सिटी 7 मिलियन होनी चाहिए। ये इनका अंदाजा है कि 7 मिलियन की डाइवर्सिटी होनी चाहिए। तो रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग अभी तक सिर्फ 22% डाइवर्सिटी अभी हमने डिस्कवर की है। यह अंदाजा लगाया इन्होंने। अभी तक जो डाइवर्सिटी पता है वो 7 मिलियन के मुकाबले खाली रफली 22% डाइवर्सिटी है जो आपको डिस्कवर हो पाई है। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो विश्व का 2.4% लैंड अकेला इंडिया के पास है, लेकिन पूरे दुनिया में जितनी स्पीशीज मिलती हैं 8.1% स्पीशीज, 8.1% ऑफ द स्पीशीज फाउंड इन द वर्ल्ड आर फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया रैंक्स 8th आउट ऑफ मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज। मेगा डाइवर्सिटी ऐसी कंट्रीज को कहा गया है जिनका लैंड एरिया तो बहुत कम है, लेकिन उसके मुकाबले में जो बायोडाइवर्सिटी है दुनिया की वो उसमें बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट पे ब्राजील है क्योंकि ब्राजील के पास अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, 45,000 प्लांट्स एंड ट्वाइस लगभग 90,000 एनिमल्स इंडिया से रिकॉर्ड होके डिस्कवर हुए हैं। ये पाई चार्ट बहुत बार आता है। इस पाई चार्ट को सिंपल आप याद रखते हो। इन वर्टिब्रेट्स को अगर देखते हो तो सबसे बड़ा ग्रुप इंसेक्ट, फिर मॉलस्क, फिर क्रस्टेशियन एंड देन अदर एनिमल्स। वर्टिब्रेट्स को आप देखते हो तो एंटी क्लॉकवाइज याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज ये क्लासिफिकेशन के स्कीम में लगे हुए हैं। पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मेमेलिया। प्लांट को अगर तुम देखो तो ध्यान रखना कि भाई ये लाइकन्स है। अब क्लॉकवाइज इसको ध्यान रखो। क्लॉकवाइज लाइकन्स किसका बना होता है? एल्गी और फंजाई का। एल्गी फंजाई के बाद आते हैं ब्रायोफाइट्स मतलब मॉसेस, फिर आते हैं टेरिडोफाइट्स मतलब फर्न्स। जिम्नोस्पर्म मुश्किल से 700 से 900 स्पीशीज हैं बस। 5 लाख स्पीशीज में से जिम्नोस्पर्म्स 700 से 900 हैं। तो पाई चार्ट में कोई खास जगह नहीं मिली और फिर सीधा आ गए एंजियोस्पर्म्स। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कैसे कैसे चेंज होती है तो ये सब तुमने नोटिस किया है असली में कि जितना तुम समुद्र तल के पास होते हो डाइवर्सिटी ज्यादा होती है।
समुद्र तल से ऊपर की तरफ जाते जाते हो डाइवर्सिटी कम होती जाती है। समुद्र तल मतलब सी लेवल। अब सी लेवल से तुम माउंटेन्स की तरफ हाइट पे जाने लगो, डाइवर्सिटी कम हो जाएगी। या तुम ट्रॉपिकल एरिया को छोड़ के पोल्स की तरफ जाने लगो तो भी डाइवर्सिटी कम हो जाएगी। तो पहले वाले को हम बोलते हैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट का मतलब है तुम इक्वेटर से चाहे नॉर्थ चले जाओ, चाहे तुम इक्वेटर से 0 डिग्री से साउथ की तरफ आ जाओ, लैटिट्यूड बढ़ेंगे डाइवर्सिटी डिक्रीज होगी। और ऑल्टीट्यूड के साथ भी सेम है। तुम किसी भी जगह अपना ऑल्टीट्यूड, तुम उस जगह पे पहाड़ पे ऊपर जाना शुरू कर दो तो तुम्हारा ऑल्टीट्यूड बढ़ता है, तुम्हारी हाइट इंक्रीज होती है जमीन से, बायोडाइवर्सिटी तब भी कम होती है। कंपैरिजन के लिए एनसीईआरटी ने क्या दिया, कोलंबिया बिल्कुल इक्वेटर के पास है, 1400 टाइप की बर्ड्स मिलती हैं। इंडिया सब ट्रॉपिकल है, 1200 टाइप की बर्ड्स मिलती हैं। न्यूयॉर्क आपका 41 डिग्री टेम्परेट रीजन में है, 105 टाइप की बर्ड्स मिलती हैं। ग्रीनलैंड बिल्कुल पोल के पास है, 56 बर्ड स्पीशीज। तो आपका लैटिट्यूड इंक्रीज हो रहा है और स्पीशीज डिक्रीज होती जा रही है। तो ये रिलेशनशिप है। दूसरा कंपैरिजन, ट्रॉपिक्स के पास इक्वाडोर नाम की कंट्री है, अगर आप उससे कंपेयर करेंगे मिड वेस्ट पार्ट ऑफ द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मिड वेस्ट की तरफ जो भी कंट्रीज प्रेजेंट, जो भी स्टेट्स प्रेजेंट है वहां पे, उनकी डाइवर्सिटी, एरिजोना वगैरह, कोलोराडो वगैरह, वो सब प्रेजेंट है वहां पे। तो उनसे जब आप कंपेयर करोगे ना तो ट्रॉपिकल में 10 गुना ज्यादा वैस्कुलर प्लांट्स मिलते हैं एज कंपेयर टू टेम्परेट रीजन्स के अंदर। तो यहां पे भी ट्रॉपिक्स में डाइवर्सिटी ज्यादा, यहां भी ट्रॉपिक में डाइवर्सिटी ज्यादा। फिर अमेज़न रेन फॉरेस्ट, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी यहीं पर है, 40,000 से ज्यादा प्लांट स्पीशीज, 1,25,000 से ज्यादा इनवर्टिब्रेट स्पीशीज। फिर फिशेस 3000 से ज्यादा, एम्फीबिया और मेमेलिया लगभग 427, रेप्टिलिया 378 एंड बर्ड्स 1300 स्पीशीज। तो कितनी टाइप की स्पीशीज है ये है। साइंटिस्ट अभी भी अंदाजा लगाते हैं कि इन रेन फॉरेस्ट में कम से कम 2 मिलियन इंसेक्ट्स हैं जो आज तक डिस्कवर हुए ही नहीं है। 2 मिलियन। ऐसा माना जा रहा है कि 20 लाख ऐसी स्पीशीज हैं जो अभी तक डिस्कवरी नहीं हुई है इंसेक्ट्स की। ठीक है। फिर आता है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। जैसे जैसे तुम एरिया बड़ा करोगे वैसे वैसे तुम्हें उस एरिया में ज्यादा स्पीशीज मिलने लगेंगी, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब तुम एरिया कितना भी बड़ा कर लो वही सेम स्पीशीज रिपीट होती चली जा रही हैं, तो उससे कहा जाता है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। साउथ अमेरिका के जंगलों में घूमते हुए जर्मन साइंटिस्ट थे और ज्योग्राफर थे। ज्योग्राफर मतलब करेक्ट। उनको पसंद था अलग अलग टाइप की जगह एक्सप्लोर करना, कि वो प्लाटो है, वो स्लोप है, वो माउंटेन टॉप है, वो कैसा टाइप का इकोसिस्टम है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, कई बुक्स के अकॉर्डिंग इनको फादर ऑफ इकोलॉजी भी कहा जाता है। तो इन्होंने कहा कि एक रीजन में स्पीशीज की रिचनेस इंक्रीज होती है विद इंक्रीज्ड एक्सप्लोर एरिया। स्पीशीज रिचनेस मतलब टाइप्स ऑफ स्पीशीज। तो जैसे जैसे एरिया बड़ा करोगे टाइप्स ऑफ स्पीशीज ज्यादा मिलने लगेंगी, लेकिन एक लिमिट तक ही। एक लिमिट के बाद नंबर ऑफ आपके ऑर्गेनिजम्स बढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ स्पीशीज नहीं बढ़ने लगेगी। इकोसिस्टम चैप्टर में हमने कहा था कि एक होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज, दूसरा होता है एन्यूमरेशन। तो हो सकता है पहले आपको खाली 2 स्पीशीज मिली, एरिया बड़ा किया 6 टाइप की स्पीशीज मिली, एरिया बड़ा किया 10 टाइप की स्पीशीज मिली, एरिया बड़ा किया 25 टाइप की स्पीशीज मिली। अब एरिया बड़ा करते जा रहे हो तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज हो रहा है। अब कोई 26 स्पीशीज नहीं मिल रही, 27 स्पीशीज नहीं मिल रही। अब एरिया कितना ही बड़े करते जाओ वही 25 स्पीशीज थी जो उस एरिया में मिलती हैं। तो यह है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। तो स्पीशीज रिचनेस और एरिया में एनसीईआरटी ने कहा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, याद कर लेना।
असली में हाइपरबोला नहीं बनता है। लॉग में log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a का इक्वेशन आता है। s इज इक्वल टू सी ए टू दी पावर z, ये इक्वेशन आती है, ये वाली इक्वेशन है। जैसे जैसे तुम एरिया बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे स्पीशीज रिचनेस बढ़ती जाएगी, फिर धीरे धीरे स्पीशीज रिचनेस कांस्टेंट होने लग जाएगी। तो इसकी इक्वेशन है s इज इक्वल टू सी ए टू दी पावर z। इसी को तुम log में चेंज कर दो, तो log में चेंज करने से क्या होगा, ये log s log c और ये क्या बन जाएगा z log a। मल्टीप्लिकेशन किस में चेंज हो जाता है, एडिशन में। तो log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a, और z क्या है, s is species richness, a is the area and z is slope of the line या रिग्रेशन कोफिशिएंट। स्लोप ऑफ द लाइन का मतलब है z से आपको पता चलता है स्पीशीज पर यूनिट एरिया, ये z बताता है आपको। एंड c इज द y इंटरसेप्ट, मतलब तुमने बोला मैं यहां से काम स्टार्ट करता हूं, अब अगर उस जगह एक भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ही नहीं तो 0 स्पीशीज। अगर उस प्लॉट के एरिया में पहले से 6 स्पीशीज हैं तो तुम्हारा ग्राफ 6 से स्टार्ट होगा, तो 6 इज योर y इंटरसेप्ट। ठीक है, अगेन डेटा दिया हुआ यहां पे 0.1 से 0.2 छोटे एरिया के लिए, 0.6 से 1.2 बड़े एरिया के लिए। बड़े एरिया में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ये वाला। सिर्फ ब्रिटेन के प्लांट्स देख रहे हो या कैलिफोर्निया की चिड़िया देख रहे हो या न्यूयॉर्क के कोस्टल एरिया के पानी के मॉलस्क देख रहे हो तो वैल्यू कम आती है। पूरे पूरे कॉन्टिनेंट्स की स्टडी करने लग जाओगे तो ये z की वैल्यू काफी बढ़ जाएगी। और इसी का एक एग्जाम्पल ये रहा, फ्रूट ईटिंग बर्ड और मैमल, सिर्फ फल खाने वाले, वो इंसेक्ट को खा रहा है, वो पत्ते खा रहा है, उससे मतलब नहीं है। फल खाने वाले बर्ड, फल खाने वाले मैमल, पूरे रेन फॉरेस्ट के लिए तुमने। अब रेन फॉरेस्ट ब्राजील के पास भी है, अफ्रीका के पास भी है, इंडिया के पास भी है, इंडोनेशिया के पास भी है। तो यहां पे तुम्हारे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और एशिया के कॉन्टिनेंट तीनों आ गए उसके अंदर। तो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के अक्रॉस तुमने स्टडी करी तो वैल्यू आती है 1.15। ठीक है, स्टीपर स्लोप मतलब हायर वैल्यू ऑफ z। क्या मतलब है इस चीज का, तुमने एक जगह की रिसर्च करी, तुम्हें ये लाइन मिली एरिया ए, दूसरी जगह रिसर्च करी लाइन आई ये, तीसरी जगह रिसर्च करी लाइन आई ये। तो z की वैल्यू c में जो है वो हाईएस्ट है, उससे कम z की वैल्यू c, उससे कम z का वैल्यू a। तो जितना स्लोप नीचे की तरफ है ना उतनी कम स्पीशीज पर यूनिट एरिया, जितना स्लोप स्टीप कम है, स्टीप मतलब होती है खड़ी चढ़ाई, तो ये खड़ी ज्यादा चढ़ाई है, इसमें हाईएस्ट स्पीशीज पर यूनिट एरिया की वैल्यू आएगी। और जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे स्पीशीज पर यूनिट एरिया की वैल्यू कम होती जाएगी। तो ये लाइन वही बताती है, स्टीपर स्लोप सबसे ज्यादा स्टीप सी है, उतना ही ज्यादा z की वैल्यू होगी। ठीक है, अब साइंटिस्ट के मन में सवाल आया, तुम्हारे मन में भी आ रहा है कि ट्रॉपिक्स पर ही सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी क्यों है, ट्रॉपिक्स पर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी क्यों है। तो जो स्पीशीज का डेवलपमेंट होता है उसे कहते हैं स्पीसिएशन। इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आप वक्त दो तो एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज, फिर तीसरी स्पीशीज डेवलप होती चली जाएंगी। इसको ऐसे समझो कि एक पेड़ उगना है, तुमने बीज बोया और वो कल पेड़ नहीं बन जाएगा, बहुत लंबे समय का प्रोसेस है और उस समय में बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल चेंजेस नहीं आने चाहिए। तुमने बीज बोया, पौधा होगा, बाढ़ आ गई, पौधा कैसे जिंदा रहेगा, मर जाएगा। तुमने बीज बोया और उस साल सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी, इतनी गर्मी, इतना सूखा, सीडलिंग मर गया, कैसे पेड़ बनेगा। पौधा ग्रो कर रहा था, ग्रो अच्छा खासा हो भी गया, पेड़ नहीं बना है, ग्रो हो गया है। इतनी बर्फ गिरी, इतने ओले गिरे,
पौधा कोल्ड शॉक से मर गया। तो एक बीज से जब एक पेड़ बनना है, पेड़ में बहुत सारी ब्रांचिंग होनी है। जितना वक्त दोगे पेड़ का तना उतना मोटा होता जाएगा और ब्रांचेस बनाता जाएगा। तो स्पीसिएशन पेड़ के ब्रांच बनाने जैसी प्रोसेस है। वक्त दो, कांस्टेंट एनवायरनमेंट दो, वो बनाएगा अच्छा पेड़। तो स्पीसिएशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अनलाइक टेम्परेट रीजन्स जहां पे फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस हुए हैं, ग्लेशिएशन मतलब ग्लेशियर का बनना भी, ग्लेशियर्स का पिघलना भी। टेम्परेट क्योंकि पोल्स की तरफ होते हैं, हल्का सा टेम्परेचर गिरा नहीं कि सारी बर्फ पिघलने लग जाती है। हल्का सा टेम्परेचर सर्दियों की तरफ जाएगा, वो बर्फ जमने भी लग जाएगी। तो ग्लेशियर पिघलते भी बहुत जल्दी हैं, ग्लेशियर बनते भी बहुत जल्दी हैं। तो इनके अनलाइक ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में अनडिस्टर्ब और बहुत बड़ा टाइम था। ट्रॉपिक्स में ज्यादा डिस्टर्बेंसेस नहीं आई हैं, लाखों सालों तक सेम सिनेरियो चलता रहा। तो जैसे एक पेड़ बहुत लंबे टाइम में ग्रो करते करते बहुत सारी ब्रांचेस बनाता है, तो ट्रॉपिक्स में बहुत लंबे टाइम तक अनडिस्टर्ब्ड एनवायरनमेंट रहने की वजह से आराम से स्पीशीज डाइवर्सिफाई हो पाएंगे। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स को देते हैं तो अगेन अनलाइक टेम्परेट, ट्रॉपिक्स में कम सीजनल वेरिएशन होता है, कांस्टेंट और प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट्स होते हैं। वही सेम चीज कि अगर अनडिस्टर्ब्ड नेचर है तो एनवायरनमेंट कांस्टेंट रहता है और ट्रॉपिक्स में ज्यादा सीजनल वेरिएशन नहीं है। ट्रॉपिक्स से जितना पास जाओगे 12 महीने सेम सा ही मौसम रहता है। ठीक है, तो इससे नीश स्पेशलाइजेशन हो गई। नीश स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है उसका फंक्शनल डेवलपमेंट। उसका फंक्शनल डेवलपमेंट, वो बहुत अच्छे अच्छे फूड चेन्स बना सकता है, फूड वेब बना सकता है, वो नई नई अडेप्टेशंस दिखा सकता है। तो इन सब को कहते हैं नीश स्पेशलाइज करना, अपने फंक्शनल रोल को इतना स्ट्रांग करना कि आप इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट इंसान बन जाओ। ऊपर से सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी किसको मिलती है? ट्रॉपिक्स को। टेम्परेट में सनलाइट ही कम पहुंचती है। कम सनलाइट मतलब 1% की एनर्जी कम हो गई, ज्यादा सनलाइट मतलब 1% की एनर्जी ज्यादा हो गई। तो 10% लॉ फॉलो हो रहा है। सन से प्लांट पे 1% जा रहा था, तो ट्रॉपिक्स को ज्यादा सनलाइट मिलती है तो वहां ज्यादा खाना बनता है। टेम्परेट के पास तो खाने का प्रोडक्ट भी कम है, प्रोडक्टिविटी भी कम है। तो ये सारे रीजन है, हायर प्रोडक्टिविटी, कांस्टेंट एनवायरनमेंट एंड अनडिस्टर्ब्ड नेचर। इन सब की वजह से ट्रॉपिक्स में ज्यादा स्पीशीज बन पाई, वो स्पीशीज स्पेशलाइज भी हो पाई और खाने के लिए ज्यादा था, तो वो अच्छी अच्छी फूड चेन्स और फूड वेब्स बना पाए। स्टेबल इकोसिस्टम, हर चीज के लिए आपको क्राइटेरिया डिसाइड करना होता है। तो साइंटिस्ट ने कहा कि हम एक स्टेबल इकोसिस्टम उसको कहेंगे जहां की कम्युनिटी ज्यादा वेरिएशन ना दिखाए। प्रोडक्टिविटी कम है तो कम ही रहे। अगर उसकी प्रोडक्टिविटी है 1 kg पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, तो 1 का 1.5, 1 का 1.2, 1.1, 0.9, 0.8, वापस से 1.2, ये चलता रहे। प्रोडक्टिविटी ज्यादा है 10 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, तो 10 का 10.5, 11, 12, 10 का 9, 9.5, 8.5, ये सब चलेगा। लेकिन एक साल प्रोडक्टिविटी उसकी आई 1 किलोग्राम पर ईयर, अगले साल 10 हो गई, उसके बाद सीधा 2 हो गई, उसके बाद सीधा 5 हो गई, तो इतना रैंडम वेरिएशन नहीं आना चाहिए। चाहे कम हो तो कम, ज्यादा हो तो ज्यादा। एक स्टेबल सिस्टम अगर है तो इट विल नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। साल दर साल प्रोडक्टिविटी ऐसे भागेगी नहीं ऊपर नीचे। कम है तो कम चलती रहे, ज्यादा है तो ज्यादा चलती रहे, लेकिन ऊपर नीचे नहीं। रेजिस्टेंट या रेजिलियंट होना चाहिए। रेजिस्टेंट मतलब चेंज आने ही ना दे, रेजिलियंट मतलब अगर चेंज आया तो कितनी जल्दी बैक टू नॉर्मल होता है, उसे कहते हैं रेजिलियंस। और एलियन स्पीशीज इन्वेजन के लिए भी रेजिस्टेंट होना चाहिए। अगर बाहर से कोई स्पीशीज आके लोकल स्पीशीज को खदेड़ने की कोशिश करे, उसको भगाने की कोशिश करे, तो उसके लिए भी रेजिस्टेंट होना चाहिए कि नहीं,
हम नहीं भागेंगे, तुम ही यहां पे ग्रो करो या फिर चले जाओ यहां से। डेविड टिलमैन ने बहुत साल लगा के, लिटरली 10, 12, 15 साल लगा के आउटडोर प्लॉट्स पे, असली जमीन पर उन्होंने ईयर टू ईयर वेरिएशंस नोटिस किए। इन्होंने क्या देखा टिलमैन ने, कि जिन प्लॉट में ज्यादा स्पीशीज थी उनके अंदर हर साल का प्रोडक्टिविटी वेरिएशन कम था। और उन्होंने ये भी देखा कि अगर ज्यादा टाइप की स्पीशीज होती हैं तो प्रोडक्टिविटी हाई की तरफ आती है। जहां आपके पास कम स्पीशीज डाइवर्सिटी थी वो प्रोडक्टिविटी भी कम देता है, साथ साथ वहां पे वेरिएशन भी बहुत ज्यादा आते हैं। और फिर आया एक बहुत फेमस रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस पॉल अर्लिच का। पॉल अर्लिच स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने कहा कि आपका पूरा इकोसिस्टम एक प्लेन है और उसमें हर एक स्पीशी एक रिवेट है। रिवेट बोलते हैं उस स्क्रू को। अब मान लो तुम प्लेन की सैर कर रहे हो, अब तुम देख रहे हो एक पागल आदमी है, वो बैठ के प्लेन के विंग्स में से नट को खोले जा रहा है, तो तुम चिल्लाओगे उस पे, भाई क्या कर रहे हैं, भाई मर जाएंगे हम। वहीं पे एक आदमी है, वो बैठ के अपने सीट पे एक नट घुमा रहा है, तुम देखोगे कि पागल आदमी, और चुपचाप जाके अपनी सीट पे बैठ जाओगे। तो ऐसा क्यों कि जो बंदा अपने सीट बेल्ट के नट घुमा रहा है उसको तो तुमने भाव नहीं दिया, लेकिन जो प्लेन के विंग्स के नट खोल रहे उसको तुम चिल्ला पड़े। हर एक नट अगर प्लेन में कहीं है ना, तो इंजीनियर्स ने बहुत सोच समझ के लगाया है उसे। अगर किसी जगह फालतू के नट की जरूरत नहीं होती तो वहां फालतू में डेकोरेशन के लिए उन्होंने रिवेट, फालतू के डेकोरेशन के लिए वहां पे स्क्रूज और नट्स नहीं लगा रखे हैं। तो अगर आप एक एक करके प्लेन के नट्स निकालते जाओ, तो जब भी तुमने प्लेन का नट निकाला ना, चाहे कहीं से भी निकालो, प्लेन के ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। चाहे वो बंदा सीट बेल्ट का ही नट निकाल रहा हो अपनी, प्लेन को उससे भी फर्क पड़ेगा। लेकिन अब मैं तुम्हें बोलूं कि हम तुम पढ़ाई कर रहे हैं और अभी न्यूज में आए कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में से एक चींटी की स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? वो एक्सटिंक्ट हो गई तो उसके एक्सटिंक्ट होने से तुम्हारा नीट तो नहीं निकल जाएगा। तुम कह रहे हो मुझे क्या करना है इस न्यूज का, जाओ यार पढ़ने दो मुझे। लेकिन अभी एज एन इंडिविजुअल तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा, बट लॉन्ग टर्म में घूम फिर के ह्यूमन स्पीशीज पे पक्का उसका इफेक्ट आने वाला है। आपको सुनने में आता है कि कोरल रीफ डेंजर में है, तुम्हें लगता है क्या ही फर्क पड़ रहा है? आने वाले शायद 20-25 साल तक भी तुम्हें फर्क ना पड़े, बट आने वाले 70 से 75 ईयर्स में अगर सारे कोरल रीफ पूरे एक्सटिंक्ट हो गए, अर्थ पे ह्यूमंस उसके कुछ टाइम बाद एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ऐसा तो इसी को बोला गया रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। पॉप करना मतलब निकालना। तो जैसे जैसे आप एक एक स्क्रू निकाल रहे हो, इसका मतलब इकोसिस्टम से एक एक स्पीशीज गायब हो रही है। अब वो स्पीशीज किसी न किसी फूड चेन का पार्ट थी, चाहे वो डिकम्पोजर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो हर्बीवोर हो, चाहे वो कार्निवोर हो। तुमने अगर उसको एक्सटिंक्ट करा दिया तो इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी से वो गायब हो गया है, उसके फूड चेन वगैरह पे कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। तो इसको बोला गया रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। हर इकोसिस्टम में कोई ना कोई एक ऐसी स्पीशीज होती है, अगर वो हटी वो तो पूरा इकोसिस्टम कुछ टाइम में धराशायी हो जाएगा। इनको कहते हैं कीस्टोन स्पीशीज। हर इकोसिस्टम के लिए अलग कीस्टोन स्पीशीज होती है। उसको कुछ होते ही डेफिनेट है पूरा इकोसिस्टम एक बार में खत्म, बच ही नहीं सकता कोई भी। 5 मास एक्सटिंक्शंस आज तक हो चुके हैं। मास एक्सटिंक्शन का मतलब होता है एक लार्ज स्केल पे पृथ्वी से स्पीशीज गायब। फॉर एग्जाम्पल एस्टेरॉयड ने हिट किया, डायनासोर्स के साथ साथ बहुत सारे प्लांट्स की स्पीशीज भी गायब। जो अभी चल रहा है वो है 6 मास एक्सटिंक्शन। अब एनसीईआरटी ने इसके एग्जाम्पल दिए। कॉलोनाइजेशन ऑफ पैसिफिक आइलैंड्स। जब ह्यूमंस ने जहाज बना लिए, पैसिफिक के आइलैंड्स को कॉलोनाइज करना शुरू किया, तो 2000 से ज्यादा स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एक्सटिंक्ट हो गए। IUCN एक रेड लिस्ट मेंटेन करता है, तो 784 एक्सटिंक्शंस हुए हैं पिछले 500 सालों में। एनसीईआरटी का ये डेटा 15 साल से भी ज्यादा पुराना है। आज के डेट में गूगल करोगे तो डेटा बदल चुका है,
बट तुम्हें यही याद रखना है कि 500 सालों में 784 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई हैं, जिसमें से 338 वर्टिब्रेट्स थे, 359 इनवर्टिब्रेट्स और 87 प्लांट्स ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। पिछले 20 सालों में 27 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई हैं। अगेन ये फिगर बहुत ज्यादा हो चुकी है। एग्जाम्पल के तौर पर मॉरिशस में डोडो नाम की चिड़िया थी, वो मर गई, खत्म। अफ्रीका में क्वागा हॉर्स और जेब्रा दोनों को रिजेंबल करता था। थाइलासीन एवोल्यूशन चैप्टर में जो तस्मेनियन वुल्फ है, दैट इज थाइलासीन, ऑस्ट्रेलिया में एक्सटिंक्ट। स्टेलर सी काओ एक्वेटिक मैमल थी, वॉलरस जैसी, रशिया में एक्सटिंक्ट। टाइगर की 3 स्पीशीज, बाली, जावन और कैस्पियन टाइगर्स, 3 सब स्पीशीज एक्सटिंक्ट। 15,500 से ज्यादा स्पीशीज एक्सटिंक्शन के खतरे पर हैं। 12% चिड़ियों की स्पीशीज, 23% मैमल की स्पीशीज, 32% एम्फीबियन स्पीशीज एंड 31% जिम्नोस्पर्म स्पीशीज, इनको एक्सटिंक्ट होने का खतरा है। अब ऐसा क्योंकि कुछ ही लोग हैं जिनको एक्सटिंक्ट होने का खतरा है। अगर बॉडी साइज बहुत बड़ा है तो ज्यादा रेस्पिरेटरी लॉस, हाई ट्रॉफिक लेवल तो 10% लॉ की वजह से आपको बहुत कम एनर्जी मिल रही है। फिक्स्ड माइग्रेटरी रूट्स, चोर डकैत क्या करते थे, उनको पता था ये लोग यहीं से जाते हैं, धर लो एक दिन। सेम चीज इनके साथ होता है। जो शिकारी होते हैं उनको समंदर में भी पता है कि शार्क या व्हेल कहां से जाती है, कब जाएगी, किस सीजन में जाएगी, किस पाथ से जाएगी, सब फिक्स्ड होता है। जाके हंटिंग शुरू कर देते हैं। स्मॉल पॉपुलेशन है तो भी रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, और रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कम है तो भी रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। अब एनसीईआरटी ने बताया क्या क्या कॉजेज हैं। तो 4 कॉजेज होते हैं, इन चारों को एक साथ कहा गया है इवल क्वार्टेट, 4 मेजर लॉस, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉज है जो जानवरों को एक्सटिंक्शन की तरफ लेके जा रहा है। वंस एक समय हुआ करता था 14% से ज्यादा अर्थ का एरिया रेन फॉरेस्ट हुए करते थे, लेकिन अब 6 से भी कम परसेंट, नो मोर देन 6% भी नहीं है अब फॉरेस्ट का कवर। अमेज़न को हम कहते हैं लंग्स ऑफ द प्लैनेट, मैक्सिमम हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में फोटोसिंथेसिस से 20% टोटल ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर अमेज़न से आता है। पूरे पृथ्वी पर अगर x अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है तो 20% ऑफ x अकेला अमेज़न से आता है। सोयाबीन कल्टीवेशन के लिए और ग्रासलैंड्स बनाने के लिए, बीफ कैटल के लिए इन जंगलों को काटा जा रहा है। ऐसा एक एस्टिमेट आता है कि जितनी देर में आप बायोडाइवर्सिटी का पूरा चैप्टर पढ़ते हो ना, जितनी देर में तुम बायोडाइवर्सिटी का पूरा चैप्टर पढ़ोगे, उतनी देर में 100 फुटबॉल फील्ड जितने जंगल का एरिया डिफॉरेस्ट हो चुका होता है। इतनी लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन चल रही है डेवलपमेंट के नाम पे। फिर आता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। एक बार एक बहुत महान आदमी थे, उन्होंने कहा था दैट नेचर प्रोवाइड्स फॉर एवरी वंस नीड बट नॉट फॉर एवरी वंस ग्रीड। मां जो है हमारी, ये जो मदर नेचर है, ये सबके जरूरत पूरे करने के लिए भरपूर चीजें दे रही है, लेकिन लालच पूरा करने के लिए कुछ नहीं है। आज की डेट में अगर मैं तुम्हें बोलूं तुम्हें हर साल 1 करोड़ रुपए मिलेगा, हर साल, अभी तो तुम्हारे मन में आएगा सर बहुत ही बढ़िया, हम तो अभी पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, हमारी जिंदगी तो मौज में जाएगी। ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारे मन में लालच आ गया ना, तुम एक एक दिन के अंदर 1-1 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हो। एक एक दिन में भी खर्च कर जाओगे तुम। लालच, तो लालच से कुछ नहीं होता। तो स्टेलर सी काओ, पैसेंजर पिजन, डोडो, थाइलासीन, ये सब ह्यूमंस के ओवर एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हुए हैं। एलियन स्पीशीज इन्वेजन, हंसी खुशी कोई रह रहा था, बाहर से कोई इन्वेडर आया और वहां के लोकल मेंबर्स को खदेड़ दिया, खत्म, एक बार में वहां की स्पीशीज खत्म।
एलियन स्पीशीज इंट्रोड्यूस की जाती है, चाहे अनइंटेंशनली चाहे डेलिबरेटली, जानबूझकर। अपने आप किसी स्पीशीज के स्पोर्स आ गए तो भी हो सकता है, या जानबूझकर तुमने किया तो भी हो सकता है। वो इन्वेजिव हो सकता है, वो कहते हैं ओ भाई ये तो कितना बढ़िया एरिया में रह रहे हैं, इसमें तो हमारा कब्जा होना चाहिए। तो इट कैन कॉज डिक्लाइन या इट कैन इवन कॉज एक्सटिंक्शन ऑफ द इंडिजीनस स्पीशीज। इंडिजीनस मतलब वो मेंबर जो वहां के हमेशा से थे। नाइल पर्च, इसकी गूगल करना इमेज। नाइल पर्च एक ऐसी मछली है, वो अपने स्नाउट से, अपने टिप से लेकर अपनी पूंछ तक 5 फीट लंबी, 6 फीट लंबी, 7 फीट लंबी हो सकती है। तुम आधों से ज्यादा तुमसे लंबी वो मछली है। वो छोटे बच्चे को तो ऐसे ही खा सकती है, ह्यूमन बेबी को वो। तो लेक विक्टोरिया ईस्ट अफ्रीका में नाइल पर्च को छोड़ा गया, और जब इसको छोड़ा 200 से ज्यादा सिक्लेड फिशेस, सिक्लेड होती है एकदम छोटी छोटी मछलियां, तुम्हारे एक हाथ पे 2 सिक्लेड फिशेस आ जाएंगी। मेरा हाथ छोटा है, तुम्हारा हाथ अगर बड़ा है तो तुम्हारे पे 3 भी आ सकती हैं। और मैंने क्या कहा, ये मछली 5 से 7 फुट लंबी होती है, एक पूरे ह्यूमन बेबी को निकल सकती है एक बार में। तो सोचो 200 से ज्यादा सिक्लेड फिशेस फिर उस लेक में एक्सटिंक्ट हो गई, खत्म। इन्वेजिव वीड पार्थीनियम लैंटाना आइकॉर्निया। आइकॉर्निया को यूरोपियंस जानबूझकर लाए थे, और पार्थीनियम और लैंटाना के जो बीज हैं वो गलती से आ गए। वहां से सामान आता था, यूरोप से बहुत सामान आया इंडिया, तो इनके बीज एज कंटामिनेंट इंडिया आए, और इंडिया इनको इतना पसंद आया कि आज की डेट में इंडिया के सबसे कॉमन वीड, इन्वेजिव वीड हो चुके हैं। इलीगली अफ्रीकन कैटफिश क्लैरियास गैरीपाइनस को एक्वाकल्चर के लिए इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। तो जो इंडिया की कैटफिशेस थी वो एक्सटिंक्ट होने लग जाती हैं। एंड लास्ट इज को एक्सटिंक्शन। जहां पे भी एक मेंबर दूसरे पर डिपेंडेंट है तो एक मेंबर की मौत की वजह से दूसरे का मरना निश्चित है। एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट होगी तो जो भी प्लांट, जो भी एनिमल उसके साथ एसोसिएटेड था, ऑब्लिगेटरी वे में, म्यूचुअलिज्म, कंपल्सरी था उनका साथ रहना। लाइकेंस है, लाइकेंस में तुम ऐसे केमिकल डालो जो खाली एल्गी की फोटोसिंथेसिस रोक दे, कुछ टाइम बाद फंगस मर जाएगा। तुम कोई ऐसा केमिकल डालो जो खाली फंगस के रेस्पिरेशन को रोक दे, कुछ टाइम बाद एल्गी मर जाएगी। अगर पृथ्वी से तुमने सारे फाइकस खत्म कर दिए, सारे ब्लास्टोफैगा खत्म हो जाएंगे। तुमने पृथ्वी से सारे ब्लास्टोफैगा खत्म कर दिए, सारे फाइकस खत्म हो जाएंगे। तुमने पृथ्वी से सारे प्रोनोबा मॉथ हटा दिए, सारे के सारे युक्का प्लांट खत्म हो जाएंगे। तो ये होता है कोएक्सटिंक्शन। एक के खत्म होने से उसके साथ जो कंपल्सरी रूप में उसका जो साझेदार था वो भी मृत्यु को पा जाएगा। अब सवाल आया कि हमें डाइवर्सिटी क्यों बचानी है, वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। तो पहली है छोटी सोच, छोटी सोच, नैरो माइंडेडनेस, नैरो यूटिलिटेरियन, यूटिलिटी मतलब यूसेज, तो नैरो यूसेज वाले नैरो यूटिलिटेरियन, उनको डायरेक्ट बेनिफिट होता है इसलिए बचाना चाहते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट इसीलिए बचाना चाहते हैं कि उससे खाना आता है, लकड़ी आती है, फाइबर आता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल आता है, कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, एंटी कैंसरस एजेंट आ रहा हो, कोई मेडिसिनल चीज आ रही हो, वो आ रही है, फिर तो बिल्कुल बचाएंगे। करोड़ों के 5 करोड़ 6 करोड़ 10 करोड़ इतने इतने अमाउंट गवर्नमेंट देती है इन पौधों को बचाने के लिए कि अगर इन पे खतरा है तो इनको बचा लो। 25% से ज्यादा ड्रग्स, अब ये ड्रग्स वो वाले ड्रग्स नहीं है, दवाई वाले ड्रग्स हैं, ये प्लांट्स में से आते हैं। 25,000 से ज्यादा प्लांट्स हैं जो ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज होते आए हैं। सबसे पुराना है आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम, और आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम के बाद आते हैं यूनानी, ग्रीक मेडिसिन सिस्टम्स एंड चाइनीज मेडिसिनल सिस्टम्स। तो ये 3 मेडिसिनल सिस्टम्स में मिला जुला के 25,000 से ज्यादा प्लांट्स का वर्णन है, जिक्र किया हुआ है इनका। बायो प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्ट मतलब होता है अपॉर्चुनिटी ढूंढना। किसी को बहुत पैसा कमाने का मन होता है ना, तो वह ऐसे प्लांट पर रिसर्च करता है जिस पर आज तक रिसर्च ना हुई हो,
और उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे, स्पीशीज लेवल पे उसको रिसर्च करता है कि उसमें से कुछ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट चीज मिल जाए। कल को मैं किसी ऐसे पौधे पे काम करूं जिस पे पूरे दुनिया में किसी ने ना किया हो, और उस पौधे से अगर मुझे एंटी कैंसरस एजेंट मिल जाए और मैं उसको आइसोलेट करके एक दवाई बना लूं ना, मैं रातों रात हो सकता है इंडिया का टॉप 10 आदमी बन जाऊंगा रातों रात। तो इस खोज को, इस रिसर्च को कहते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। फिर आते हैं वो लोग जो समाज का सोचते हैं, बड़ी सोच वाले, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, ब्रॉड माइंडेडनेस। ये डायरेक्ट ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए काम नहीं करते, ये नेचर को बचाते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज की वजह से। भाई यही नेचर है जो ऑक्सीजन भी दे रही है, यही नेचर है जो क्लाइमेट रेगुलेट कर रही है, यही नेचर है जो बाकी जानवरों के लिए भी घर है। तो वह है बड़ी सोच। और फिर ऐसे लोग आते हैं, उनकी सोच से लेना देना ही नहीं है, सोच से कुछ नहीं लेना देना, मॉरल वैल्यूज के लिए, स्पिरिचुअल वैल्यूज के लिए। वो इसलिए, अब घर में कितने लोगों के घर में होता है कि तुम तुलसी के पौधे के साथ छेड़खानी कर दो, पापा मम्मी दादा दादी चाचा चाची कोई भी घर का बड़ा तुम्हें डांट देगा, क्या कर रहे हो यार, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुलसी का पौधा है उसको पूजा की तरह रखते हैं, डांट देंगे ना तुम्हें। उनको छोटी सोच बड़ी सोच से लेना देना नहीं है। एथिकल आर्ग्यूमेंट्स, बचपन से बताया गया है भाई तुलसी का पौधा है, एक हमारे लिए रिलीजियसली इंपॉर्टेंट पौधा है, तो इसको हार्म नहीं करना चाहिए आपको। तो दैट इज द एथिकल पर्पस। यहां पे सारी फिलॉसफी, सारे स्पिरिचुअल वैल्यूज आ जाते हैं कि बेटा पेड़ों को तंग मत करो, रात के बाद वो सो रहे हैं, तो वो सो थोड़ी रहे हैं, बट वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको भी रेस्ट करना है, रात को मत तंग करो। पेड़ों के पत्ते चलते चलते हाथ में एक टहनी लेते हैं और चल रहे हैं, ये पत्तों को मारते हुए चल रहे हैं, या फिर ये पत्ते खींचते हुए जा रहे हैं, तो मॉरली इट इज रॉन्ग। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तुम उसे पेन पहुंचा रहे हो। तो यह है सारा एथिकल आर्ग्यूमेंट। फिर सवाल आया कि कैसे बचाएं इस डाइवर्सिटी को। तो दो अप्रोच है, एक एक्सी2 और एक इनसी2। एक्सी2 मतलब उस जगह से हटा के, अवे फ्रॉम साइट। मान लो एक राजा है, ठीक है, अब उस राजा को 10 साल से बच्चा नहीं पैदा हुआ, कोई बात नहीं, अब राजा पे खतरा मंडरा रहा है कि अगर मेल एयर का मतलब होता है अगर बेटा पैदा नहीं हुआ तो राजा से राजगद्दी छिन जाएगी। अब 10 साल बाद उसने एक नई रानी से शादी की और एक बच्चा पैदा हो गया, मेल बच्चा पैदा हो गया, भगवान की कृपा, ओह हो मेल बच्चा पैदा हो गया। अब दो चीजें हैं, उस राजा के जितने भाई वगैरह हैं या और लोग हैं, सब षड्यंत्र रचेंगे कि भाई वो छोटा बच्चा मर जाए, कि गद्दी हमारे हाथ आ जाए। अब राजा अपने महल में ही अपने उस बच्चे को रख के बचा रहा है, तो वो कहेगा इन-सीटू कंजर्वेशन। बट उसने चुपके से किसी को खबर ही नहीं होने दी और बच्चे को कहीं और भिजवा दिया, सीक्रेट लोकेशन पे। जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा वो सीधा आएगा और अपने हक की राजगद्दी ले लेगा, ऐसा करेगा वो। तो अगर उसने उस ओरिजिनल लोकेशन से हटा के उसको कहीं बचाया है तो अवे फ्रॉम साइट को बोलते हैं एक्सी2 कंजर्वेशन। अगर आप बोटानिकल गार्डन ले लो तो बोटानिकल गार्डन इसके अंदर आते हैं, तुम जू ले लो वो इसके अंदर आते हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क ले लो वो इसके अंदर आते हैं। जू के अंदर जानवर केज में होते हैं, इंसान खुले घूमते हैं, और वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क में इंसानों को गाड़ी में बैठा के या केज गाड़ियों में बैठा के घुमाया जाता है, जानवर खुले घूमते हैं, ठीक है। यहीं पर आपका सारा टिश्यू कल्चर आता है, यहीं पर लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व करके पोलन बैंक, सीड बैंक्स आते हैं। तो यहां पे सारी चीजों को ओरिजिनल जगह से हटा के रखा गया है। तो यह है सारा का सारा एक्सी2 अवे फ्रॉम साइट। और फिर आता है इन-सीटू, इन-सीटू ऑन द साइट। वो जहां पर है चीज वो वहीं पर रहेगी लेकिन तुम उसे हार्म नहीं होने दोगे। तो पहले कॉन्सेप्ट आया यहां पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का, कि पैसा खर्च कर रहे हो पहले देख तो लो, वहां जरूरत है भी नहीं पैसे खर्च करने की। तो नॉर्मन मायर्स नाम के साइंटिस्ट ने दिया था
पहले 25 हॉटस्पॉट थे, बाद में 9 आए, तो टोटल 34 हॉटस्पॉट हो गए। और जैसा मैंने तुम्हें बताया, एनसीईआरटी का ये डेटा 15 साल से भी ज़्यादा पुराना है। आज की डेट में सारे नंबर्स बढ़ चुके हैं। अब जब नॉर्मन मायर्स के कहने के बाद हॉटस्पॉट्स की आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट करी और उन हॉटस्पॉट्स को या तो नेशनल पार्क घोषित किया गया, या उसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया, या उसे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी घोषित किया गया, तो जो मास एक्सटिंक्शन का रेट है वो 30% से कम हो चुका है। इसका मतलब हॉटस्पॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं। सारे के सारे हॉटस्पॉट्स जितने भी हैं पूरे अर्थ पे लेस देन 2% एरिया कवर करते हैं। चाहे वो हॉटस्पॉट नॉर्थ अमेरिका में हो, चाहे साउथ अमेरिका में हो, चाहे वो रशिया में हो, चाहे वो न्यूजीलैंड में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे वो एशिया में हो, चाहे वो अफ्रीका में हो, कहीं पे भी हो, सब सारे हॉटस्पॉट्स मिला के ना 2% से कम लैंड एरिया रखते हैं। लेकिन उतनों को बचाने के बावजूद तुम्हारा मास एक्सटेंशन 30% से रिड्यूस होता जा रहा है। बहुत हाई लेवल की स्पीशीज रिचनेस, मतलब जो डाइवर्सिटी है इन एरियाज में बहुत ज्यादा होनी चाहिए। एंडेमिक, एंडेमिज्म मतलब फाउंड ओनली इन दैट एरिया, वो ऐसी चीज होनी चाहिए जो बाकी पूरी दुनिया में कहीं मिले ही नहीं। और ऐसे रीजन होने चाहिए जहां पे हैबिटेट लॉस का खतरा हो, ह्यूमंस वहां पे हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तो सबसे पहले ऐसे रीजन्स को हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया जाता है कि ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, यहां कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाओ। वेस्टर्न घाट्स श्रीलंका, ये पूरा एक हॉटस्पॉट है जिसका वेस्टर्न घाट इंडिया का है। इंडो बर्मा एंड हिमालयन रीजन्स, इंडो बर्मा में जितना भी गारो, खासी, जैंतिया हिल्स ऑफ मेघालय वगैरह हैं वो एरिया आता है। हिमालय का रीजन चाइना के पास भी है, हमारे पास भी है, नेपाल के पास भी है। तो जब आप हिमाचल और उत्तराखंड जाते हो ना, तो आपको सारा हिमाचल की वो रेंजेस मिलती हैं जहां सारी कंजर्वेशन चलती हैं। तो अब इन सीटों में उस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को आप नेशनल पार्क घोषित कर सकते हो। फ्लोरा मतलब प्लांट्स, फौना मतलब एनिमल, दोनों की प्रोटेक्शन होती है। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी 448 है, सिर्फ जानवरों पर ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे प्लांट्स की कंजर्वेशन पे फोकस नहीं देते, और यहां से जंगलों से चीजें भी निकाल सकते हैं लाइसेंस के साथ, स्मगलिंग नहीं चल रही है। नेशनल पार्क से तो कुछ भी लेना अलाउड नहीं है। फिर आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, 14 है टोटल। ट्राइबल पीपल यहां के बहुत इंटीग्रल पार्ट है। यूनाइटेड नेशंस ने स्टार्ट किया था मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम कि ट्राइबल पॉपुलेशंस को रिकॉग्नाइज करो, उन्हें वो रिसोर्सेज दो जिससे वो जंगल बचाने में तुम्हारी मदद करें। तो उसको बोला गया बायोस्फीयर रिजर्व। और फिर वही एथिकल रीजंस, मॉरल रीजंस, रिलीजियस रीजंस। बहुत सारे एरिया ऐसे जहां के जंगल इतने पवित्र माने जाते हैं कि लोग वहां पे कोई गंदे काम करते ही नहीं है, कोई डिफॉरेस्टेशन नहीं, कोई नेचर से प्रोडक्ट लेना देना नहीं। इनको कहते हैं आइलैंड्स ऑफ प्रिस्टीन फॉरेस्ट। खासी एंड जैंतिया हिल्स, अरावली हिल्स, वेस्टर्न घाट्स, सरगुजा, चंदर, बस्तर के इलाके। एनसीईआरटी ने मध्य प्रदेश लिखा है, आज की डेट में ये सारे इलाके छत्तीसगढ़ में आते हैं। तो इतने सारे चीजें हैं ये सारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, ये सारे बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स हैं। अब किसी जगह को आप नेशनल पार्क बोलते हो, किसी को वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, किसी को बायोस्फीयर रिजर्व, किसी को सेक्रेड ग्रोव, ग्रोव मतलब जंगल। मेघालय वाली साइड में ये जो पवित्र जंगल वाला कॉन्सेप्ट है ना, यही आपका लास्ट रिसोर्स है प्लांट्स को बचाने का। वहां पे अगर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी वगैरह बनाने लग गए ना, तो वहां पे इतना पोल्यूशन क्रिएट होगा कि हैबिटेट वैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये एक आउट ऑफ एनसीईआरटी लिस्ट दे दी है, मन करे तो उसको देख सकते हो कि कौन से जानवर को कौन से एरिया में बचाया जाता है। तो मन हो तो इसको देख सकते हो। बहुत सारी इंटरनेशनल मीटिंग्स होती आई हैं आज तक। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, इसी का नाम अर्थ समिट है। यूएनसीईडी, यूनाइटेड नेशंस सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने ये मीटिंग कराई थी। इसका नाम अर्थ समिट रखा था। 1992 में ब्राजील में, रियो डे जनेरो ब्राजील की कैपिटल है,
वहां पे बहुत सारे देश आए, उन्होंने कहा हमारी धरती खतरे में जा रही है, हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। 1992 में फिर इसकी एक बाद में फॉलोअप मीटिंग हुई कि हाँ भाई 1992 से 2002 10 साल में बताओ भाई किसने कितना काम किया। तो उसको बोला गया वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, साउथ अफ्रीका में हुआ था, जोहानिसबर्ग में। तो ऐसी बहुत सारी मीटिंग्स होती आती हैं आज भी, जब देखा जाता है कि कहां पे दिक्कत चल रही है, कहां किसको बचाने की जरूरत है। तो ये है हमारा सारा का सारा चैप्टर ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसको पढ़ो, इसके फ्लैश कार्ड्स बनाओ, सारा न्यूमेरिकल डेटा लिखो। कोई भी न्यूमेरिकल डेटा आ सकता है, उसके लिए प्रिपेयर रहना। छोटे छोटे कार्ड्स, जैसे तुमने क्राइम सीन मूवीज में देखा होता है ना, देखा है ना क्राइम सीन मूवीज में, एक बड़े से डिस्प्ले बोर्ड पे वो सारे अपनी चीजों को चिपका के रखता है और ऐसे देखता रहता है उसको कि ओ इसका कनेक्शन इससे है, इसका कनेक्शन इससे है। सेम चीज करो, एक क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर की तरह बायोडाइवर्सिटी में जितनी इंफॉर्मेशन है छोटे छोटे कार्ड्स पे लिखो, कार्ड्स को लगा दो, चिपका दो, और एक एक कार्ड को देख के मेमोराइज करना शुरू करो। सो विद दिस नोट योर अग्रिम सर इज साइनिंग ऑफ। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।